जैसे ही आप हवा में सीधा ऊपर गोली चलाओगे तो वो गोली सबसे पहले ग्रेविटी और हवा की रुकावट की वजह से धीरे धीरे रुकने लगेगी और फिर जब वो अपनी सबसे ऊंची जगह पर पहुंच जाएगी तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी और फिर तेजी से गिरने लगेगी। नीचे गिरते हुए गोली अपनी टर्मिनल वेलोसिटी यानी आखिरी गति तक पहुंच जाएगी, जो कि कुछ तरह की गोलियों के लिए 320 km तक पहुंच सकती है। इतनी तेजी से गिरने वाली गोली किसी को भी सीरियस डैमेज दे सकती है और यहाँ तक कि उसकी मौत तक हो सकती है। और चूंकि ऐसी सेलिब्रिटी शूटिंग्स अक्सर ग्रुप्स में होती हैं, इसीलिए ऐसे हादसों का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। मिट्टी में सने इस गोल्ड की कीमत 3500 रुपए पर ग्राम होती है, मगर ऐसा क्या होता है कि इसको धूप पट्टी लगा के साफ सफाई करने पे सीधा कीमत 4 गुना से भी ज्यादा हो जाती है, यानी 16,000 रुपए पर ग्राम। देखो गोल्ड या तो पत्थरों को तोड़ के निकालते हैं या नदी के किनारों पे ढूंढ के, यहाँ सोना बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है जिसमें गंदगी चिपकी होती है, धूल मिट्टी और न जाने क्या क्या केमिकल मेथड साइनाइड वाला या ग्रेविटी सेपरेशन से गोल्ड को अलग किया जाता है। उसके बाद क्लोरीन गैस को यूज करके उसको 99.5% तक प्योर बना देते हैं, देन उसे गर्म करके पिघलाते हैं और बार या कॉइन जैसे आकार में बना देते हैं। गोल्ड अभी भी काफी सस्ता होता है, मगर असली खेला करते हैं ज्वेलरी बनाने वाले। डिजाइनिंग करेंगे और प्राइस सीधा स्काई रॉकेट, क्योंकि अब टैक्स भी लगेगा फायदे। इन महंगे केवियार को हमेशा मोती के चम्मच से ही खाया जाता है, मगर क्यों? दरअसल केवियार, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, असल में बेलुगा स्टर्जन फिश के एग्स होते हैं, जिससे मैच्योर होने में 20 साल तक लग सकते हैं। केवियार बनाने की प्रोसेस बहुत लंबी और एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए ये काफी रेयर और महंगा होता है। ज्यादा नहीं, बस 1 किलो की कीमत। अब सवाल ये उठता है कि इसे खास मोती वाले चम्मच से ही क्यों खाया जाता है? तो दरअसल मेटल के स्पून से केवियार का टेस्ट चेंज हो सकता है और ये नाजुक पर्ल्स टूट भी सकते हैं, जबकि मोती के चम्मच ना तो इसके टेस्ट पर असर डालता है और ना ही इसकी सॉफ्ट टेक्सचर को नुकसान पहुंचाता है। यही वजह है कि रॉयल केवियार को हमेशा इसी स्पून से ही खाया जाता है। अगर कोई आपको महीने का 1 करोड़ भी दे तो भी ऐसी जॉब मत करना। दरअसल 2022 में 5 ड्राइवर्स पानी के अंदर एक ऑयल पाइपलाइन के मेंटेनेंस का काम कर रहे थे, तभी गलती से उन्होंने पाइपलाइन का प्रेशर प्लग खोल दिया और पांचों ड्राइवर्स पानी के अंदर एक सिंक की तरह खींचे चले गए और पाइपलाइन के बीच में जाकर फंस गए। वहाँ चारों तरफ बिल्कुल काला अंधेरा था और दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ कच्चा तेल और जगह भी सिर्फ 25 इंच मोटी। उन्होंने अंदाजा लगाया और बर्थ 6 की तरफ जाने लगे। कच्चे तेल और पुराने पाइप की वजह से उन्हें काफी इंजरीज हुई। उनके आईज थ्रोट जल रहे थे, वो सांस नहीं ले पा रहे थे और बहुत ही बुरी तरह फंस चुके थे। सर्वाइवल चांस बिल्कुल ना के बराबर था, पर क्रिस्टोफर ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी उम्मीद नहीं खोई और कैसे भी करके इस पाइपलाइन से बाहर आने में कामयाब रहे। उन्होंने ये पूरा इंसिडेंट लोगों को बताया, पर शर्म की बात यह है कि उन डाइवर्स को कोई भी रेस्क्यू करने नहीं जाता और 2 दिन तक पाइपलाइन के अंदर बेरहमी से फंसे रहने की वजह से वो चारों डाइवर्स मारे जाते हैं। इसीलिए नॉर्थ कोरिया से भागना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आप बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया आराम से चले जाओगे तो बधाई हो, आप ऊपर पहुंच चुके हो, क्योंकि बॉर्डर पर आपको कड़ी सुरक्षा मिलेगी, ऊंची दीवारें, लैंडमाइन, इलेक्ट्रिक फेंसेस और लाखों सोल्जर जो आपको देखते ही मौत के घाट उतार देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं समुद्र के रास्ते एक बोट लेकर भाग जाऊंगा, पर अफसोस वहाँ भी नेवी शिप्स आपका इंतजार कर रही होंगी और अगर आप दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करेंगे तो तेज लहरों की वजह से आप समुद्र की गहराइयों में दफन हो जाओगे। पर अगर इन सब रास्तों में खतरा है तो आप नॉर्थ के रास्ते भाग सकते हो, लेकिन अफसोस वहाँ भी पहुँचने पर आपकी मुलाकात चीन और रशिया से होगी और वो दोनों आपको फिर से नॉर्थ कोरिया भेज देंगे। मतलब नॉर्थ कोरिया से फरार होना अपनी मौत की दावत देने के बराबर है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया से भागना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आप बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया आराम से चले जाओगे तो बधाई हो, आप ऊपर पहुंच चुके हो, क्योंकि बॉर्डर पर आपको कड़ी सुरक्षा मिलेगी, ऊंची दीवारें, लैंडमाइन, इलेक्ट्रिक फेंसेस और लाखों सोल्जर जो आपको देखते ही मौत के घाट उतार देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं समुद्र के रास्ते एक बोट लेकर भाग जाऊंगा, पर अफसोस वहाँ भी नेवी शिप्स आपका इंतजार कर रही होंगी और अगर आप दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करेंगे तो तेज लहरों की वजह से आप समुद्र की गहराइयों में दफन हो जाओगे। पर अगर इन सब रास्तों में खतरा है तो आप नॉर्थ के रास्ते भाग सकते हो, लेकिन अफसोस वहाँ भी पहुँचने पर आपकी मुलाकात चीन और रशिया से होगी और वो दोनों आपको फिर से नॉर्थ कोरिया भेज देंगे। मतलब नॉर्थ कोरिया से फरार होना अपनी मौत की दावत देने के बराबर है। अमेरिका और रशिया मैप में एक दूसरे से 7,500 किलोमीटर दूर दिखते हैं, पर रियलिटी में ये दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे से बस 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं और कभी-कभी तो ये दोनों देश जुड़ भी जाते हैं। दरअसल ये है अमेरिका और ये है रशिया। इन दोनों देशों के बीच में आता है बेरिंग स्ट्रेट, जो दोनों देशों को अलग करता है। और अगर आप थोड़ा जूम करोगे तो आपको बीच में 2 आइलैंड्स दिखेंगे जो एक दूसरे से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जिनके बीच में यूएसए और रशिया का बॉर्डर है। ये छोटा आइलैंड अमेरिका का है, जहाँ केवल 82 लोग ही रहते हैं और ये दूसरा बड़ा आइलैंड रशिया का है, जहाँ सिर्फ रशियन सोल्जर्स ही रहते हैं। इसका मतलब रशिया से जो सबसे करीबी अमेरिकी चीज है तो वो है इस आइलैंड पर मौजूद ये लोग, जो सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। पर कमाल की बात तो ये है
कि जब विंटर के समय इनके बीच का पूरा पानी जम जाता है तो दोनों देशों के बीच एक बर्फ का पुल बन जाता है जिससे आप चलकर दूसरे आइलैंड पर भी जा सकते हैं।